नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। यूपी में बीजेपी क्यों हारी? लोकसभा में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा? क्या वजह रही कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से कम सीट जीत पाई? बीजेपी के अंदर महीने भर से मंथन का दौर चल रहा है। कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी है, जांच की रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। लेकिन हार को लेकर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी को यूपी में वोटर लिस्ट ने हराया है? एबीपी न्यूज की टीम ने यूपी में आधा दर्जन जिलों में पड़ताल की और इस पड़ताल में यह बात सामने आई कि बीजेपी से समर्थन रखने वाले आम वोटर ही नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब थे। बड़ी एक अपडेट है कि बीजेपी की हार पर चौंकाने वाला यह खुलासा। यूपी के आधा दर्जन जिलों में पड़ताल हुई, वोटर लिस्ट से गायब नामों पर पड़ताल की गई। बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के नाम कटे, पार्टी पदाधिकारी भी वोट नहीं दे पाए। नाम क्यों कटे, इसका जवाब बीएलओ के पास भी नहीं है। तो यह एक बड़ा कारण और एक बड़ा खुलासा कि वोटर लिस्ट में कुछ नाम कट गए। आधा दर्जन जिलों में यह पड़ताल की हमने, उसके बाद यह बात निकलकर सामने आई। और इसमें सिर्फ वोटर, जो आम वोटर है वही नहीं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनके भी नाम कटे हुए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी की सहयोगी आरएलडी 2, अपना दल 1 सीट पर जीती। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली और इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी हार से इस कदर परेशान है कि महीने भर बाद भी हार के कारणों की तलाश जारी है। हार की समीक्षा के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 2 जुलाई को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ठाकुर वोट, जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, वो बीजेपी से दूर हो गया। इतना ही नहीं, कुर्मी, कुशवाहा और शाह के वोट भी बीजेपी से कट गया था। इसके साथ ही वो दलित वोट जो कि बीजेपी के साथ जुड़ रहा था, वो भी इस बार उसका झुकाव बीजेपी से कम हो गया। इतना ही नहीं, मायावती ने भी अपनी पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों की सेम जाति के उतारे, वहां पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं कारणों के अलावा एक और कारण जो लखनऊ से लेकर दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है, वो कारण है वोटर लिस्ट से नाम का गायब होना। मतदान के दिन ये पता चला था कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी संबंधित बूथों पर जो मतदाता सूची गई उसमें डिलीटेड बहुत सारे नाम थे। वह नाम जो पात्र हैं और लगातार बांदा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पे मतदान करते आ रहे हैं, उनमें तमाम ऐसे, जैसे एक पूर्व हमारे सभासद हैं, उनका नाम काटा गया। तमाम बूथों पर ऐसी शिकायतें मिली। जब चुनाव हो गया तो फिर उसको हमने लिस्टेड कराया और उसकी बाकायदे एक रिटन कंप्लेन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांदा को जांच के लिए शिकायत भी की और ये लिखा कि ये देखा जाए कि ये किनकी बदमाशी से क्यों हुआ और किसके कारण हुआ। प्रकाश बीजेपी के विधायक हैं और उनका ये आरोप चौंकाता है क्योंकि प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में हमारी टीम ने बीजेपी के एक और विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से बात की। संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो तहसील में हैं और जिला मुख्यालय पर हैं, और इस संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो कंप्यूटर पर फीडिंग करते हैं और जो डिलीटेड करते हैं, वो कर्मचारी समाजवादी पार्टी के समय के संविदा के द्वारा वो नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं और वो प्योर रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की भांति चुनाव के समय वोटर लिस्ट के लिए काम करते हैं। अनंतिम प्रकाशन में एकाएक नाम डिलीटेड आ जाता है और ये सारा खेल जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर बैठता है संविदा कर्मी, उसी के द्वारा किया जाता है। इसकी शिकायत मैंने संगठन पे उच्च स्तर पर भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उसमें भी मैंने इस बात को रखा था। वो
खुद सत्ताधारी दल के विधायक इस बात की शिकायत कर रहे हैं। आरोपों की तीर समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, और हुआ तो आखिर क्यों हुआ। मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, यह पता नहीं गवर्नमेंट की दिक्कत थी कि बीएलओ की कमी थी। इसमें मेरा वोटर लिस्ट में ना मेरा आया, ना मेरे पूजनी दादाजी का, ना दादी जी का, किसी का नहीं आया। मतदान लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं था। पूरे परिवार में 6 लोगों में से 2 लोगों का नाम ही नहीं था। 2 लोगों के अलावा 4 लोगों का नाम नहीं था। हमारा नाम उसमें नहीं था लिस्ट में, इसलिए हमारा जो है कि वोट कटने के नाते हम लोग नहीं दे पाए वोट। 14 वोट है, 14 में केवल 7 वोट हमको मिला। हमारा वोट तो कट ही गया, उस वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा, हम कहाँ से देते थे। हमारे जो भाजपा के कोर वोटर थे, लगभग 62 वोट डिलीटेड हो गए। 15-20 वोट हमारे बूथ पे डिलीटेड हो गए लास्ट सूची पे। फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें हमारे करीब जो है 75 वोट कट गए थे। वोटर लिस्ट में डिलीट लिखा हुआ था, तो मैंने बड़ा प्रयास किया कि वो वोट डाल दिया। किसकी गलती मानते हैं? बेरों के मानना है। मैंने आज तक अपने मतदान से वंचित नहीं रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैं जब मत का प्रयोग करने पहुंचा वहां पर मतदान केंद्र पर, तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट लिखा हुआ था। का नाम मतदाता सूची से विलोपित या डिलीटेड श्रेणी में कर दिया गया, जिससे वह मतदान से वंचित हो गया। और मुझे इस बार वोटर में मेरा नाम नहीं था। ये लोग जो ये संविदा कर्मचारी या जो भी इसमें नियुक्त किए गए हैं, बीएलओ जो नियुक्त किए गए हैं कि हम इसको ये वोटर लिस्ट ये बढ़ाएंगे, तो ये पूरी तरह से जो है मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इनको जो समझ में आता है उसका डिलीट कर देते हैं। जो भी अभी आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए, आप अपने गांव के देख लीजिए, उसमें इतने लोगों का डिलीट कर दिया है जबकि वो डिलीट नहीं है। हमारे यहाँ 12 वोट थे, 12 वोट में 8 वोट हमको पड़ा और 4 वोट हमारा कट गया। और इसी तरीके के पूरे गांव में जितने भाजपाई थे सबका ऐसे 1-2 4 1 ऐसे कटा हुआ है। पूरे सदस्यगण मतदान बूथ पे गए और वहां जाने के बाद पता लगा कि आपका नाम ही नहीं है। लास्ट में कटा, समझ में आया नहीं कैसे क्या हुआ। लोगों का हमने देखा था, उससे पहले 2-3 महीने पहले भी देखा था सभी वोट दे गए रहे। इतनी दूर भैया नाम ही नहीं रहा वोटर लिस्ट में, हम सब लौटी आए। फिर वो कांग्रेस द्वारा ये सब पोषित मानसिकता के जो लोग थे वही बीएलओ थे। वोट डाले गए वहाँ लिस्ट में हमारा नाम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक वोट हैं गांव में, उनके नाम वोटर जब अंतिम प्रकाशन की सूची आई तो उसमें ऐसे कई नाम गायब मिले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वोटर थे और पारंपरिक वोटर थे। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हमारी टीम अलग अलग बूथ पर अलग अलग मोहल्लों में पहुंची, तो वाकई हैरान करने वाली जानकारियां हमें मिली। इसमें हम लोगों का नाम नहीं था, पूरे परिवार में 6 लोग। हैरानी की बात इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि जिन लोगों के नाम कटे थे उनमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, जिन पर वोटरों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी थी और उन्हीं के नाम गायब थे। ये सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं है, हमारी टीम जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ ऐसी कहानियाँ सुनने और देखने को मिली। बांदा में हमारी टीम ने कटरा मोहल्ले की बीएलओ शीला चौरसिया से संपर्क किया। उनके पास जो वोटर लिस्ट मिली उसमें वाकई अलग अलग पन्नों पर डिलीटेड की मुहर नजर आ रही है। जिन लोगों के नाम डिलीट हुए उनमें से किसी की उम्र 27 साल तो किसी की 30 से 35 और 45, यानी सिर्फ बुजुर्गों के नाम कटने का मामला नहीं था। शीला ने बताया ये सब उनके स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर से ही हुआ। हमको नहीं जानकारी हुई। हमको जब वोट पड़ रहे थे तब हमसे पूछा गया, नीरज त्रिपाठी आए थे तो बोले कि हमारा नाम कैसे काटा। हमने भैया हमने नहीं काटा, हमें नहीं पता है। हमको आपको हम रोज देखेंगे, हम क्यों आपका नाम काटेंगे। इसको लेके जिन लोगों के नाम कटे हैं आप उच्च अधिकारियों से मिली, कुछ बातचीत हुई? हम नहीं मिले हैं। जब चुनाव के बाद हम क्या हमारा काम है तो हम मिलेंगे, बताइए। उधर हमारी एक दूसरी टीम ने अमेठी के पूरब गांव में जाकर बीएलओ उषा देवी से संपर्क किया। उषा ने तो सिस्टम की पूरी कमजोरी को कैमरे पर उजागर कर दिया।
सर मैं 8वां पढ़ी थी, अंग्रेजी में आ गया, बेटी बहू से बनवाया, जो बना हमसे भर के दिए, लेकिन वोट के दिन लोग बोले चिल्लाने कैसे नाम कटा। तो हमने बोला कि हमें नहीं पता कैसे कटा, अपने जहाँ हमें जो आया तो भर के दिया। मतलब साफ है, जो लोग कक्षा 5 और कक्षा 8 पास हैं, उन्हें देश का भविष्य चुनने के काम में लगाया गया। हमारी पड़ताल में ये बात निकली कि लगभग हर बूथ पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। चौंकाने वाला खुलासा तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ। यहाँ कैमरे पर जिन वरिष्ठ पत्रकार कुमार अजय ने हमसे बात की, उन्होंने खुलासा किया कि मतदाता सूची में मृत बताकर नाम काट दिए गए। मैं कैसे बोलूँ, मैं तो चुनाव सूची में मृतक को फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ, मृतक हूँ मैं चुनाव सूची में। 48 वर्षों से मैं नगर की पत्रकारिता में स्टैब्लिश हूँ और मैं मृतक हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ आपके चैनल पर मृतक क्या बोलेगा। ये दशा है जी। मेरे घर में 5 वोट हैं, सिर्फ पत्नी का वोट पड़ पाया, 4 वोट नहीं पड़ पाया। वाराणसी के 80 में इस पप्पू चाय वाले की दुकान पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो कई लोग ऐसे मिल गए जो इस बार नाम कटने की वजह से वोट नहीं दे पाए। खुद चाय दुकानदार मनोज सिंह के परिवार में 10 लोगों का नाम काट दिया गया। देखिए भैया, वोटिंग के लेकर के राजनीति होती है, नेतागिरी होती है, सब लोग करते हैं। और जब आप वोट डालने जाइए तो वोटर लिस्ट में से नाम गायब भी आएगा सबका। मेरे घर में 15 वोट में से 10 वोट गायब रहा हमारे घर में से। पहली बार ऐसा हुआ कि न घर में पर्ची आया न वोटर लिस्ट में नाम आया हम लोग का। इसमें नेता लोग को खुश होना चाहिए जो चुनाव करा रहा है। वोट की लोगों के पास पर्ची पहुँची कि नहीं पहुँची, अरबों खरबों रुपया इसमें खर्चा करते हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए। और वोटर जब चुनाव लड़ने के वोट डालने जाइए तो वोटर लिस्ट में नाम गायब। 2014 में मोदी को 56% वोट मिले थे। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 64% हुआ, लेकिन 2024 में ये 54% रह गया। मतलब तीनों चुनाव में सबसे कम। 2014 में मोदी यहाँ से 3,71,000 वोटों से जीते। 2019 में आंकड़ा 4,79,000 पहुँचा, जबकि इस बार मोदी महज 1,52,000 वोटों से ही जीते। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर पिछले 2 चुनावों की तुलना में काफी कम हो गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में पिछले 2 चुनावों की तुलना में भी कम वोट मिले हैं। ये हाल तब है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बार लक्ष्य रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन 10 लाख से ज्यादा वोटों को करने का। ये जो जानकारी सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये हैरान करने वाली है। एबीपी न्यूज की टीम ने मेरठ में भी पड़ताल की। यहाँ बीजेपी के अरुण गोविल चुनाव तो जीत गए, लेकिन हारते हारते जीते। ऐसे में यहाँ भी हमें मालूम चला लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। बताइए, आपकी वोट नहीं डली? नहीं। क्या दिक्कत रही? दिक्कत ये रही है कि लास्ट मोमेंट तक जो वोट इंचार्ज थे वो बोलते रहे कि आपकी वोट बन गई है, अपडेट हो जाएगा, जिस मॉर्निंग में पता चल जाएगा, अब बाहर वोट के पता चल जाएगा। लेकिन जिस टाइम वोटिंग डालने के लिए हम गए, हमने पूछा कि हमारी वोटिंग का स्लिप दे दो, तो उन्होंने कहा आपकी वोट बनी नहीं है, तो इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते। किसे वोट देना चाह रहे थे? बीजेपी, मोदी जी। आपकी भी वोट नहीं बनी? नहीं। क्या दिक्कत रही, क्या बता दिया? बस ये कह रहे कि फॉर्म बन गया, भरिया तुम्हारा बन जाएगी वोट, लेकिन पर्ची भी नहीं आई, ना स्लिप आई, कुछ नहीं आया, तो वोट डाल ही नहीं पाए। किसको वोट डालना था? बीजेपी, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी। तो वोट नहीं दे पाए, परेशान होंगे थोड़ा? हाँ, तो वोट कट गया, हमारी एक वोट की कीमत है। हाँ। अच्छा, बेटी बता रही थी वो भी बाहर से आई थी, उसकी भी नहीं डाली वोट? ना, उसकी भी नहीं बनी थी। आई थी, वो दिल्ली से आई थी वोट डालने। अच्छा, जॉब करती है? हाँ। सवाल ये कि बीजेपी के समर्थकों के नाम ही बड़ी संख्या में क्यों कटे, और क्या ये किसी के इशारे पर या किसी के कहने पर कटे? फिलहाल ये मामला तो जांच का है, क्योंकि इससे पहले वोटर लिस्ट में मास डिलीशन का कोई मामला सामने नहीं आया। पहली बार है जब यूपी में बड़े पैमाने पर इस तरह की बात सामने आई है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हरियाणा चलते हैं। यहां 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी 10 सालों से यहां सत्ता में है और विपक्ष बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटा है। आज बीएसपी और आईएनएलजी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने भी 2 दिन पहले अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। कांग्रेस भी इलेक्शन मोड में है। आज जो हरियाणा में सियासी याराना बना है, उससे कितनी बदलेगी प्रदेश की सियासी सूरत, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बेहंजी की बीएसपी और चौटाला की आईएनएलडी ने हाथ मिलाया है। चंडीगढ़ में बीएसपी की तरफ से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 37 पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, 53 सीट पर आईएनएलडी। इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारे राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया, एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की, अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करनी, हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर लड़ रहा है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। गठबंधन ने बाकी दलों के साथ आने का विकल्प खुला रखा है, लेकिन अभय चौटाला को गठबंधन के सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर वापसी के बाद आकाश आनंद का ये पहला बड़ा सियासी फैसला है। 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे सियासी तौर पर देखें तो सूबे की सियासत में दोनों दल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं, लेकिन गठबंधन की सियासत के दौर में कौन सा समीकरण भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी जाट वोटरों की है। यहाँ दलित वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। जाट वोटर यहाँ की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं, लेकिन जाट वोट बैंक आईएनएलडी, जेजेपी और कांग्रेस में बंटा हुआ है। ऐसे में जाट दलित समीकरण कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा। जहां तक राज्य के जातीय गणित का सवाल है तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर, 17% अन्य है। बीजेपी ने भी जातीय गणित के हिसाब से ही प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की प्लानिंग की है। बीजेपी ने 2 दिन पहले ही ब्राह्मण जाति से आने वाले मोहन लाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। विधायक मोहन लाल बड़ौली इस बार लोकसभा चुनाव हार गए हैं। पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री, पंजाबी को केंद्र में मंत्री और ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने यहां नया सामाजिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश की है। इस सामाजिक समीकरण का कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी ये तो चुनाव में मालूम चलेगा, लेकिन इतना साफ है इसी समीकरण के दम पर बीजेपी पिछले 10 साल से सूबे की सियासत में जमी हुई है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। 10 सीट की जगह बीजेपी सिर्फ 5 सीट पर सिमट गई। और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा के पैमाने पर अगर देखें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 44 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त रही। बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल गई। यही वजह है कि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अभी जैसे सब जिलों पे हम हो गया है, अब हर विधानसभा का भी कार्यक्रम चलेंगे और हमारे अलग अलग वर्गों के सम्मेलन भी होंगे। लोकसभा का रिजल्ट आए, साफ कर दिया लोगों ने कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटने की कोई जगह नहीं। ये जो वोट शेयर आया है ना कांग्रेस का 84 के बाद 84 सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हरियाणा कांग्रेस में सब फील गुड है। पार्टी यहाँ अंतरकलह से जूझ रही है। कुमारी शैलजा का अलग गुट है, हुड्डा का अलग खेमा। पिछले महीने ही कांग्रेस की नेता किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है।
कुल मिलाकर हरियाणा का सियासी और सामाजिक समीकरण आने वाले चुनाव के लिए बेहद उलझा हुआ दिख रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सियासी गणित दुरुस्त करने में जुटी है। अभी 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और इस साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। आज चंडीगढ़ में पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से चार्जशीट जारी की है। 15 जुलाई से पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाएंगे, लोगों को यह बताएंगे कि कैसे बीजेपी सरकार जनता के मुद्दों पर फेल साबित हुई है। इस चार्जशीट के जरिए सुरक्षा, बेरोजगारी, किसान और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया है और उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं, इसलिए चुनाव होने वाले हैं। टूट फूट की आशंका को देखते हुए बड़े राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। खतरा एनडीए के विधायकों में टूट का ज्यादा दिख रहा है। ताज प्रेसिडेंसी में बीजेपी, ताज लैंड में शिवसेना, होटल ललित में एनसीपी और आईटीसी ग्रैंड मराठा में शिवसेना उद्धव गुट। मुंबई में विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से पहले होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। इन दलों ने अपने अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए होटल में भेज दिया है। तो ये जो आमदार है सब एक जगह पे आए, एक जगह से निकले और हर्षोल्लास के साथ जाके वोट करें। यही उसके पीछे हमारी राजनीति है। हमारा कोटा कंप्लीट है, हमें किसी बात का डर नहीं है। डर जिसको है वो उसने क्या किया वो उनकी राजनीति है, वो उससे हमें कोई लेन देन नहीं। ये तस्वीरें कल रात की हैं, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से मिलने होटल ताज लैंड पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए जो बीजेपी विधायकों की बैठक की है। विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से पहले पार्टी के नेताओं की तरफ से विधायकों को मंत्र दिया जा रहा है। कुल 11 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मिलकर 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। महायुति को कुछ निर्दलीय विधायकों और कुछ छोटे दलों के विधायकों का समर्थन हासिल है। अगर महायुति के सभी विधायक एक साथ रहे तो सभी 9 उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारकर तोड़फोड़ की आशंका को बढ़ा रखा है, इसीलिए होटल पॉलिटिक्स हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 274 है। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 23 विधायक चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिंदे की शिवसेना के पास 38, अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और इन तीनों की कुल संख्या होती है 181। भारतीय जनता पार्टी हमारे महायुति के भी कौन सा भी डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार, शिंदे साहब के 2 उम्मीदवार और अजीत दादा के 2 उम्मीदवार, ये 9 उम्मीदवार को जीतना तय है। महाविकास आघाड़ी पार्टी की रणनीति है कि अपने विधायकों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा जाए, अपने पास रखा जाए, उनकी खरीद फरोख्त न हो सके, ऑपरेशन लोटस कामयाब न हो सके। ये तो राजनीतिक दलों की एक कामयाबी हमारी कि हमने उनसे इतना सीखा है, उन्होंने इतनी जोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति की है कि अब विपक्षी लोगों ने सीख लिया है कि भैया तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन तुम हमारी पार्टियों को, हमारे विधायकों को तोड़ नहीं पाओगे। हमारे तीनों हमारे उम्मीदवार है अच्छे वोटों से बहुमत से चुन के आएंगे। हमारे पास में उतना संख्या बल है, हम तीनों मिलकर इस चुनाव को सामने जा रहे हैं। अरे हमें पूरे विश्वास है, हमें कोई जरूरत नहीं कहीं पे जाने की। महायुति निर्दलियों के भरोसे मैदान में है। छोटे दलों के समर्थन से महाअघाड़ी 2 सीट जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए जोड़तोड़ के भरोसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मिलिंद नरवेकर को उतार दिया है। पिछले 40 वर्षों में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ विधान परिषद के सदस्य जो चुने जाते हैं विधानसभा से, विधानसभा के बीच ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ताज प्रेसिडेंट होटल में अपने विधायकों को ले जाके विधान परिषद के चुनाव के लिए रखे, कहीं ना कहीं बेचैनी है। और जब से संजय राउत शिवसेना के नेता उन्होंने बयान दिया है कि इसमें बीजेपी के वोट टूट सकते हैं, तब से ये कहीं न कहीं घबराहट बढ़ी है। महाराष्ट्र में चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव, यहाँ क्रॉस वोटिंग की पुरानी परंपरा रही है और पिछले कुछ साल में ये एक ट्रेंड सा बन गया है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं।
अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महायुति को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए महायुति विधान परिषद चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि पहली बार बीजेपी के भी विधायकों को होटल में रखा गया है। कल विधान परिषद के चुनाव होंगे और देर शाम तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। उधर कांग्रेस इस साल संविधान दिवस के मौके पर 10 लाख संविधान कमांडो तैयार करने जा रही है। मकसद दलित वोटों को साधना है। नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान भी और चुनाव के बाद भी संविधान की प्रति लेकर घूमते दिखे। संविधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उन्होंने जो मुहिम चलाई उसका फायदा भी चुनाव में मिल गया। अब इस सियासी फायदे को आगे भी जारी रखने और दलितों को साथ बनाए रखने के मकसद से विधान सेना बनाने का फैसला लिया है। चुनाव के लिए कोई एक जुमला या चुनाव के लिए वो बात नहीं थी। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है कि मेरी जिंदगी का एक ये मिशन है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान रक्षक के रूप में। हमारा टारगेट है, अभी 4 लाख अभी कंप्लीट हुए हैं, तो हमारा कैंपेन 15 अगस्त से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा, जो लगभग 100 दिन का होगा। और उसके बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, संविधान के बारे में उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि उस गांव के अंदर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर जाएं, लोगों के बीच में बैठकर संविधान पे चर्चा करें। पार्टी ने तय किया है कि इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर हर गांव में 2 संविधान सैनिक बनाएगी, मतलब देश भर में करीब 10 लाख। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लेकर प्रचार किया और संविधान की रक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव नतीजे बताते हैं कि राहुल की कोशिश काफी हद तक रंग लाई और दलित वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ नजर आया। हालांकि लक्ष्य अभी कांग्रेस से दूर है। यही वजह है कि कांग्रेस संविधान रक्षा के इस अभियान को और तेज करने वाली है। आने वाले 26 नवंबर से पहले कांग्रेस ने देश भर में 10 लाख संविधान रक्षक तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। इसके जरिए पार्टी अपने पुराने वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक पर एक बार फिर पैठ जमाना चाहती है। बीएसपी का कमजोर होना कांग्रेस को एक सुनहरे अवसर की तरह नजर आ रहा है। वैसे तो मकसद संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का है, लेकिन कोशिश अपने पुराने वोट बैंक को फिर से साथ लाने की है। कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना काल के समय से ही दलितों के विरोधी रही है, मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी को अपने जीवित रहते ही भारत रत्न से नवाज देने का काम किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दलितों में चेतना जगाने का काम किया, उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मिला। ये कांग्रेस का दलित प्रेम छलावा है। ये देश के दलित भी अच्छे ढंग से जानते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, इतना काम कभी भारत में नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।